स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी। तो मैंने बताया था कि कैसे स्कैंडियम से जिंक तक पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इंक्रीज होती है एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। यहाँ पे जो मैग्नीज होता है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है विच इज +7। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है और मैग्नीज तक आके मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक दिस शोज लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सबकी जो कॉमन स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। हर कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एक्सेप्ट कॉपर। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें बताई थी जिसके अकॉर्डिंग था। और क्या किया था, बस इतना ही किया था। ठीक है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों के ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। तो अगर s के भी हो सकते हैं, d के भी हो सकते हैं, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है, d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ऐसा भी, लेकिन उसमें जो p ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, वेयरएज इन द केस ऑफ डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हेवियर मेटल्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मैं तो यहाँ पे जो कार्बन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +2 मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आते दिखाते हैं। इनमें से जो एलिमेंट्स हैं ना इनकी +4 और +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। जिसमें से जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऊपर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लेड की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है, इज मोर स्टेबल देन Pb+4। तो ये जो रीज़न होता है ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि दो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और दो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये p में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे Pb है, Pb की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब अभी तक उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही Pb 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। और Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनेगी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी साइमल्टेनियसली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेड क्या करता है, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 भी दिखाएगा और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लेकिन होता क्या है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than +4। ठीक है। तो जनरली यही होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप नीचे बात करेंगे तो ऊपर क्या होता है, +4 इज मोर स्टेबल, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, +2 क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। मुझे लगता है एक पेज और चाहिए होगा इसको बताने के लिए। तो मैं तुम्हें पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से समझा देता हूँ। ये होता क्या है, इट इज द रिलक्टेंस
of s orbital electrons to participate in bonding। तो जैसे मैंने बताया कि Pp+2 में दो s ऑर्बिटल है, दो s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और p इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं दे डोंट प्रेफर ठीक है, तो ये बॉन्डिंग करना प्रेफर नहीं करते हैं। अब रीज़न क्या है? रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट कि ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी और एफ ऑर्बिटल होता है उसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसी की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज experienced by s orbitals electron is much more। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है कि इसमें क्या है, पहले डी ऑर्बिटल था, फिर एफ ऑर्बिटल था, तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। एंड देन डी और एफ ऑर्बिटल का दोनों का ही जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इतना कम होता है कि पीछे जो एस ऑर्बिटल है उस तक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुँच जाती है। ज़्यादा पहुँच जाती है तो साइज श्रिंक करता है एकदम से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर करने के लिए, फिर उसको वहाँ से निकालने के लिए। सो अब ये थोड़ा लग रहा होगा कि ये डीएनएफ क्यों आ गए यहाँ पे। डीएनएफ इसलिए आ गए क्योंकि अगर लाइट की तुम बात करोगे तो यहाँ पे लेंथनम यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो ग्रुप है तो डी ब्लॉक का जो 4D सीरीज होती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो 4D सीरीज अगर यहाँ से शुरू हो रही है, और एक मिनट, पीरियोडिक टेबल आगे लिखा हुआ है ना, वहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 4f ऑर्बिटल वो इस वाले ग्रुप में है, ग्रुप 6 में है, और ग्रुप 6 में ही लेड है। तो लेड में क्या है कि डी और एफ ऑर्बिटल दोनों ही हैं। एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो लेड है उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसी पीरियड में पहली बार एफ ऑर्बिटल हमें मिला है। और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद उसका एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो एस ऑर्बिटल है वहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुँचेगी तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको बाहर निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable as we go down the। ठीक है, लेकिन ये किसके एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक। सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द आर्ग्यूमेंट, लेकिन डी ब्लॉक के लिए ये उल्टा है। डी ब्लॉक में क्या है कि जो लोअर और बाइट वो सीरीज है 5D सीरीज एंड 4D सीरीज, उनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि फॉर डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ऑल्दो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, तो आयरन क्या दिखाता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट दिखाता है, ऑस्मियम शोज +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये दो दिखाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये आराम से निकल जाते हैं, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन शो कर देता है। ठीक है, तो ये Fe है, और Fe+6 कैसे होगा कि इसमें से, तो ये हो गया हमारा Fe+6। लेकिन ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन ऑस्मियम क्या दिखा सकता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, मतलब D0S0। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो ये चीज याद रखनी है। अब ये रीजन क्या है, रीजन तो ये है कि इनका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी is way more higher than their ionization enthalpy। ठीक है, सो क्या है कि अगर Fe, अगर मेरे पास आयरन है, Fe+6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ले लेता हूँ, तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और 6 ही है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों का जब सम हो जाता है तभी ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले कैसे मेटल को हम लोग सबलाइम करते हैं, सो अगर हम लोग बॉर्न हाइपर साइकिल दिखाएंगे तो यहाँ पे अगर मेटल है तो मेटल को पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद यहाँ पे आयन बन जाएगा, जैसे Fe है तो Fe, यहाँ पे Fe सॉलिड था, तो उसके बाद उसको Fe गैस में कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 6 आयनाइजेशन एनर्जी लगेंगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो +6 पे आएगा। फिर ये Fe+6 है, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे आएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा Fe+6 एक्वस में। तो जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर ही होंगी। अगर सॉल्वेंट है तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो मोस्टली सॉल्वेंट जनरली वाटर ही होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लेंगे। अगर कोई और सॉल्वेंट लिया है तो हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी ले सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी 6 आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 6 आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब दोनों में से क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वेरएज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव है, मेटल को सॉलिड से किसी भी चीज़ जो सॉलिड है और उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो एटमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एंथैल्पी लगेगी उसमें तो हमें हीट करना पड़ेगा, सो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये जो पूरा सीन है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये है नेगेटिव। ठीक है, इसमें एटमाइजेशन एंथैल्पी भी हम लोग ऐड कर देते हैं।
ठीक है, एटमाइजेशन भी लिख सकते हो या फिर सब्लिमेशन लिख सकते हो। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन सब का जो सम होता है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज हुई है वो ज़्यादा है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एटमाइजेशन एंथैल्पी से, तो ये रिएक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। और जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा जल्दी ये रिएक्शन होने वाली है। सो कब होगी? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो और वो क्या करेगी, कंपनसेट कर दे आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो यहाँ पे क्या होता है कि Fe+6 एंड ऑस्मियम +8, Fe+6 है और ऑस्मियम +8 है। इसमें से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ऑस्मियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑस्मियम के पास आयनिक चार्ज ज़्यादा है। आयनिक चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। ऑस्मियम के पास कौन सा चार्ज है? +8 चार्ज है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो ये डेल्टा पॉजिटिव होंगे और ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके ऊपर चिपक जाएंगे। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके को सराउंड करेंगे उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जस्ट टू स्टेबलाइज दैट आयन, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। सो ऑस्मियम के केस में क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब तुम ये कंसिडर करो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बट ओवरऑल क्या आ रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा है ऑस्मियम की कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और वो 8 इलेक्ट्रॉन एकदम से निकाल दे रहा है। तो जैसे मैं एक कंपैरिजन करूं तो हमारे पास क्या है? एटमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन कर लो। फिर हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 +2 +3 +4 +5 +6, एंड देन हमारे पास क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ठीक, तो एटमाइजेशन एनर्जी में कंसिडर कर लेते 400 और 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 600 हो रहा है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है कि ये नेगेटिव में होगी, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 1000 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल 1000 नहीं 1200 कर लेते हैं, तो 200 माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डेल्टा एच आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? -200 किलो जूल। ठीक है, तो मतलब -200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है कि आयरन को Fe+6 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सिमिलर केस हम लोग ऑस्मियम के लिए लेते हैं, तो ऑस्मियम के लिए एटमाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी कितनी होंगी? 8 आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होंगी, और साथ में क्या होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब मैं कंसिडर करता हूँ कि क्या क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। एटमाइजेशन एनर्जी इसकी 400 थी, तो इसकी मैं ले लेता हूँ 600 किलो जूल। ठीक है, इसका हाइड्रेशन वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली 800 किलो जूल होगा, लेकिन इसके जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो 2000 किलो जूल निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा एच कितना आ रहा है? -600 किलो जूल पर मोल का। तो किसकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? ऑस्मियम की। तो ऑस्मियम ज़्यादा आसानी से ऑस्मियम +8 में कन्वर्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू आयरन टू +6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑस्मियम का ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि ऑस्मियम का जब वो +8 में जाता है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हाँ, किसी को कुछ बोलना? हाइपोथेटिकल लिए, हाँ, समझाने के लिए बस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 6 molybdenum 6 and tungsten 6 are found to be more stable than chromium 6।
ठीक है। तो इसी वजह से मोलिब्डेनम टंगस्टन +6 ऑक्सीडेशन में स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो तुम जब भी देखोगे तो डाउन द ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियरली बता चुका हूँ कि ऑस्मियम ठीक है, ऑस्मियम इज द ओनली एलिमेंट जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑस्मियम से ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑस्मियम +8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वेयर एज नो अदर एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोई भी पूछे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट में कौन सा पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की है, तो इट इज ऑस्मियम। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर तुम्हें याद होगा कि स्कैंडियम इज द एलिमेंट, स्कैंडियम क्या दिखाता है, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक ऑन द अदर हैंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जिंक भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो स्कैंडियम लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हो, जिंक कैडमियम मरकरी, ये सब क्या करता है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है प्लस, और स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नाउ लेट्स कम टू द रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हम लोगों ने बोला था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे कि क्या रिडक्शन होता है। तो पहली चीज हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे जब हम लोग जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब M+2 इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू M। सो ये रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +2 से किस में कन्वर्ट हो गई है, 0 में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा। सो रिडक्शन पोटेंशियल अगर तुम कंसिडर करो 0 से ऊपर किसका है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज कॉपर, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक तो एक्सेप्शनल केस यही बन गया कि सारे एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, सिर्फ कॉपर ही है जो क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे। आई डोंट नो कि तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है। पहली चीज़ होती है कि रिएक्शन कब पॉसिबल है। तो अगर तुम्हें याद होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, पूरा टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ऊपर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कंबाइन करता हूँ तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो हमें किससे पता चलता है, हमें डेल्टा जी से पता चलता है। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी विच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होती है, फीजिबल होती है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF(E0)ऑफ सेल, ठीक है। तो रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब डेल्टा जी का नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जो E0(ऑफ)सेल होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर रिएक्शन फीजिबल है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है, इट इज़ E कैथोड माइनस E एनोड।
सो ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या है कि हमारे पास एक सेल है जिसमें एक को हम लोग कैथोड बनाएंगे, एक को एनोड बनाएंगे। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो जो हमारे पास दो कोई भी रिएक्टेंट्स हैं, एक मैंने आयरन ले लिया और एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो उसमें से एक को मैं कैथोड बना दूंगा, एक को एनोड बना दूंगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड बन जाता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसे हम लोग एनोड बना देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन को हमेशा ही हम लोग एनोड लेते हैं। टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। एनीवेज यहाँ पे हम लोग ये बात करें कि ई नॉट ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, और रिएक्शन अगर फिजिबल है या रिएक्शन को अगर हमें फिजिबल करना है तो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो सेल पोटेंशियल होना चाहिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वाटर को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो जीरो आता है, वाटर को नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, सो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 गैस बनाएंगे, या फिर H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2। ठीक है, तो H प्लस क्या है, H प्लस कोई भी एसिड हो सकता है, HCl H2SO4 या कोई भी एसिड। ठीक है, सो H प्लस जो है जनरली तुम कंसिडर करो कि HCl ही होता है, वन मोलर या वन नॉर्मल HCl। तो वन मोलर HCl के साथ जो भी एलिमेंट्स नीचे की साइड पे हैं ये सारे रिएक्ट करते हैं, सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब HCl के साथ रिएक्ट करके ये तुम्हें हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देंगे, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर क्या होता है कि इट इज पैसिव टुवर्ड्स द रिडक्शन, बिकॉज कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है विच इज प्लस 0.34। तो ये क्या होता है, कॉपर इज पैसिव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो उसके साथ वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा अनलेस एंड अनटिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड HNO3 दोनों क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों में से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कॉपर क्या करेगा, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को वो कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, एंड सेम इज द केस फॉर H2SO4। H2SO4 भी क्या करेगा, कॉपर को कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट बहुत आराम से कर देगा। वेरस अगर HCl हम लोग लेंगे तो कॉपर ऑक्सीडाइज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, सो रीजन क्या है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये आराम से रिएक्शन HCl के साथ कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ कि कैसे मुझे पता चलेगा कि रिएक्शन इनकी हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक सेल लेते हैं, एक तो है कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव मी हाफ H2, एंड ये हो गया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये हो गया हमारा कैथोड। अब यहाँ पे हमारे पास है, मैं ले लेता हूँ क्रोमियम ले लेता हूँ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के आसपास है, -0.9 ले लेते हैं, या इधर से ये कौन है, आयरन है, आयरन ठीक रहेगा। सो आयरन Fe 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का ना, Fe +2 +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Fe। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है
यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 है और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है विच इज़ -0.5। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.5 है, इसका कम है तो ये बन जाता है एनोड। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। ये कैथोड है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें याद करने वाली चीज़ है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वुड एक्ट एज कैथोड, ठीक है। एंड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वुड एक्ट एज एनोड, ठीक है। तो 0 माइनस -0.5 कितना आ गया, 0.5 पॉजिटिव आ गया। सो ई नॉट ऑफ सेल क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये फीजिबल है। तो रिएक्शन क्या होगी कि H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाफ ऑफ H2 और यहाँ पे Fe विल कन्वर्ट इनटू Fe +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन करें तो Fe प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिव्स Fe +2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है HCl के साथ। आयरन HCl के साथ बहुत आराम से रिएक्ट करके FeCl2 या FeCl3 बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑक्सीडेशन तुमने लिया। अब अगर मैं रिएक्शन कॉपर के साथ करने की कोशिश करूँ, सो मेरे पास क्या है, कॉपर है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ कॉपर 2 प्लस में, +2 इलेक्ट्रॉन में। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट। एंड हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। दो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, हम लोग इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है ना वो चेंज नहीं होती। ये एनर्जी नहीं है, ये वोल्टेज, और वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी चाहे स्टोइचियोमेट्रिक कुछ भी हो। ठीक। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो Cu प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन जाएगा एनोड, ठीक है। वॉवल देखना सेम है, तो अगर दोनों वॉवल वो है तो याद रखना कि वो एनोड ही बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो वो बन जाएगा कैथोड, ठीक है। सो ई नॉट ऑफ सेल अगर हम लोग निकालेंगे तो ई कैथोड कितना है, ये कैथोड है, इसका 0 वोल्ट है, माइनस एनोड का कितना आ रहा है, 0.3 वोल्ट। ओवरऑल जो आया -0.34 वोल्ट आ गया। अब डेल्टा जी मैं निकालूंगा तो -NF ई नॉट ऑफ सेल है, तो एन एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 हो जाएगा। फराडे होता है 96500 कूलम एंड ई नॉट ऑफ सेल क्या है, -0.34 वोल्ट आ रहा है। अब जो टोटल वैल्यू आ रही है डेल्टा जी की वो आ रही है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इट क्लियरली सजेस्ट कि ये रिएक्शन क्या है, नॉट फीजिबल। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर में तुम HCl भी स्टोर कर सकते हो, तो कॉपर तुमने लिया उसके अंदर HCl डाला तो HCl कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आयरन का तुमने कोई भी बर्तन लिया और उसके अंदर HCl डाला तो आयरन एकदम से गायब हो जाएगा, वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ पॉसिबल नहीं होती है। और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, जैसे H2SO4 एंड HNO3। अब मैं तुम्हें उसकी
वैल्यू दिखाता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है कि HNO3 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी दिख रहा है उसमें बोला गया है कि दो रिएक्शन वो करेगा। ये प्लस 0.96 वोल्ट है, ठीक है। तो उसमें H भी है और NO3 भी है, तो H वो वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ। NO3 प्लस 4H प्लस थ्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लिखा तो ऐसे जाएगा नहीं, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और बस आ रहा। हाँ, तो देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो NO3 नेगेटिव का दे रखा है, gives NO plus twice of H2, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है वो 0.96 वोल्ट दे रखा है। और हमारे पास क्या है, कॉपर है। कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, C2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या है, ये तो रिडक्शन है, रिएक्शन। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका 0.34 वोल्ट लगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड एंड रिडक्शन मतलब कैथोड। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर हम लोग निकालेंगे, तो ई नॉट ऑफ सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड का क्या है, 0.96 वोल्ट है और इसका 0.34 वोल्ट है। जो भी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब क्या है कि कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्शन फिजिबल होगी, लेकिन HCl के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 या H2SO4, तो वहाँ पे H प्लस इतना रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि उसका जो नाइट्रेट आयन है या फिर सल्फेट आयन है, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। सो कॉपर का क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है, सबका नेगेटिव में है। कॉपर इज द ओनली एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मुझे याद है, तो इसलिए मैं बता दूं कि 0.34 होती है। और जिंक की कितनी, 0.76 वोल्ट जिंक की होती है, ठीक है। सो ये कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे थर्मोकेमिकल, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे थे। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी है। इन सब का जब हम लोग करते हैं तो उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हायर इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वुड बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो ये क्या है 1.63, इससे ज़्यादा किसी के नहीं है। तो टाइटेनियम क्या है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइटेनियम जल्दी से अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज करके ऑक्सीडेशन कर देगा किसी का भी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल ऑफ Mn2+ एंड कंप्लीटली फिल्ड डी नॉट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक आर रिलेटेड टू द ई नेट ऑफ ई नॉट वैल्यूज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ऊपर वाले ग्राफ में कि यहाँ पे जिंक की वैल्यू, यहाँ पे ये रेड क्या है, रेड है ऑब्जर्व्ड वैल्यू कि कितनी उसकी वैल्यू आती है, और यहाँ पे ग्रीन वाली है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेशन करी तो इसकी इन सब की सेम आ रही है, कॉपर की भी लगभग सेम आ रही है, लेकिन जिंक, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट, निकल और जिंक की क्या हो रही है, वैल्यू कम आ रही है, हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी। ठीक है, मतलब वैसे अगर नेगेटिव का छोड़ दे तो पॉजिटिव वैल्यू इनकी ज़्यादा आ रही है और हम लोगों ने कम वैल्यू उनकी एक्सपेक्ट करी थी। तो उसी का रीज़न हम लोग बता रहे हैं कि Mn+ में क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, Mn है और Mn किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, D5S2 कॉन्फ़िगरेशन थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, D5S0 कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। तो ये क्या, ये जो वैल्यू है D5S0, ये क्या है, मोर स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो Mn जल्दी से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक का केस भी सिमिलर होता है, लेकिन Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो D10S2 है और यहाँ पे क्या होगा, D10S0 है। ठीक है, तो ये D10S0 भी कंपैरेटिवली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Zn बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी वजह से ये क्या होता है, नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है लेकिन उतनी नेगेटिव नहीं दे रहा जितनी उसके आने चाहिए थे। निकल का भी क्या है कि रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, निकल का भी क्या होता है, एंथैल्पी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से उसकी एक्सपेक्टेड से कम वैल्यू, नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे मुझे पता करना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको हम लोग पता लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है Fe+2 है, मेरे पास मुझे बताना है कि Fe एंड Mn। ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, और Mn भी क्या हो जाएगा, Mn+2 में। दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनमें से ज़्यादा आराम से ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है। सो Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है D6S2, वेरस Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D5S2। Mn कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D5, और Fe हो जाएगा Fe+2 में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D6S0। ठीक है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe2। तो Mn क्या होगा, क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वेरस Fe उतनी आराम से ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि Mn इज मोर रिएक्टिव देन Fe। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हमें पता लगाना पड़ता है कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन थोड़ा टाइम में होगा। ये सब हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई क्रोमियम 2 प्लस इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमियम रिड्यूसिंग है और Mn ऑक्सीडाइजिंग है। तो क्रोमियम 2 प्लस क्या है, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्रोमियम प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और Mn3 प्लस है वो है ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज, सॉरी उल्टा बोलते हैं मैंने, क्रोमियम इज रिड्यूसिंग तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। Mn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, Mn3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn प्लस 2 पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम 2 प्लस की विच इज D4 कॉन्फ़िगरेशन, और Mn की भी क्या है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्रोमियम तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑल्दो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4 है। तो Mn प्लस 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, D5, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो D3 होगी। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है इनकी स्टेबिलिटी पे। सो क्रोमियम का जो +3 होता है और मैग्नीज का +2 होता है वो स्टेबल होता है। सो Mn हम लिखेंगे Mn प्लस 2 इज मोर स्टेबल एज इट हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें पता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है देन D4 से। तो मैग्नीज Mn3 प्लस उतना स्टेबल नहीं होगा, तो वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा Mn प्लस 2 में। वेयरएज क्रोमियम के लिए भी ऐसा होना चाहिए था, क्रोमियम भी क्या होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्रोमियम +1 में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल होता ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वो नहीं देते। तो इसमें क्या होता है कि 12th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो डी ऑर्बिटल है ये टूट जाते हैं T2G और EG ऑर्बिटल में। ये होता है T2G और ये हो जाता है EG। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सट्रीमली स्टेबल होती है। ड्यू टू हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है जब वो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है ये इस केस में ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि क्रोमियम 2 प्लस क्रोमियम +1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्रोमियम +1 हो जाता, तो इसमें क्या होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, D5S0, और यहाँ पे क्या है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल तो है, लेकिन ये जो क्रोमियम +1 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्रोमियम के लिए, क्योंकि उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है कि क्रोमियम स्टेबलाइज हो सके। तो क्रोमियम को क्रोमियम +1 में कन्वर्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, जिसकी वजह से वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम +1 में कन्वर्ट नहीं होगा। क्रोमियम 2 प्लस क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम +1। तो इस वजह से क्रोमियम +2 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देके क्रोमियम 3 प्लस में हो जाता है, और इससे हमें पता चल रहा है कि क्रोमियम 3 प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू क्रोमियम +2। अगर मैं वापस उस टेबल पे जाऊँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्रोमियम के लिए हम लोगों की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए एग्जिस्ट करती है, सिर्फ कॉपर के लिए एग्जिस्ट करती है, क्रोमियम के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। और आउट ऑफ +2 एंड +3 क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन और भी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि +3 में ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है, और जिसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया कि T2G कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम की वो हद से ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है
जो मैंने तुम्हें बताया। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे चिपका देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8:23 हो गया। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो हिंट ऑलरेडी दे रखी है कि जो कॉपर पर हैज लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, सो इट कैन नॉट compensate atomization enthalpy and आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी तो नेगेटिव है, एटमाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है और आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव है। अब जब दोनों को करेंगे तो अगर ये नेगेटिव 100 है, ये नेगेटिव 200 है और ये नेगेटिव 100 है, तो क्या होगा, ओवरऑल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। तो इसलिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी पॉजिटिव है। बाकी सारे एलिमेंट्स में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी सब चीज़ों को वो कंपनसेट कर देती है, और जो टोटल रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी और इन सब की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो यही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉपर +1 स्टेबल क्यों नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन ये है, why Cu+1 is not stable, कॉपर +1 स्टेबल क्यों नहीं है। इसको हम लोग कल करते हैं कि वो क्यों स्टेबल नहीं है और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, और दो कॉपर +1 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो D10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे।